हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सभी? तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा न्यू टॉपिक है उपसर्ग। इससे पहले हमने क्या सीखा था, समास क्या होते हैं, समास को अच्छे से समझा था, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी को डिस्कस किया था। तो जिस किसी ने भी समास नहीं समझा है अब से पहले, तो आप प्रीवियस वीडियो जो है उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग बहुत ज़्यादा आपके ग्रामर पोर्शन में, अगर यूपी बोर्ड की बात करूं तो वहाँ पर आता है 3 मार्क्स का आपका उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और बाकी के जितने भी बोर्ड्स हैं वहाँ पर भी उपसर्ग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं। दिखने में तो उपसर्ग बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम उपसर्ग से कोई शब्द बनाते हैं तो कई बार हम गलतियाँ कर देते हैं। तो वो गलतियाँ क्या होती हैं, क्या किस किस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग। देखो, उपसर्ग, इस शब्द को तोड़ते हैं, क्या निकलता है, उप और सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है पास में, है ना, किसी चीज के समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना। तो इसका पूरा अर्थ क्या समझें कि जब हम किसी शब्द को लाकर, किसी के पास लाकर उससे क्या करते हैं, कोई नई रचना करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्लियर? अब ये क्या है, ये शब्द रचना का ही तीसरा पार्ट है। शब्द रचना में टोटल हमने कैसे देखे थे, 4 तरह के होते हैं। पहला हमने समझा था संधि, जिसमें हम शब्द निर्माण को, शब्द रचना को अलग अलग तरीके के शब्दों से बनाना सीखते हैं। दूसरा हमने सीखा था संधि के बाद समास, कि उसमें भी 2 शब्द होते थे, जब उनको जोड़ते थे तो कोई तीसरा शब्द बनता था और उसका भी कोई अर्थ होता था। अब हम समझेंगे उपसर्ग, जिसमें भी 2 शब्द होंगे, लेकिन इससे पहले वाला शब्द क्या होगा, पूरा शब्द ना होके कोई शब्दांश होगा। ये नया वर्ड जो है शब्दांश, इसको भी समझेंगे। तो कोई भी एक शब्दांश किसी शब्द के साथ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा वो डिस्कस करेंगे, और उसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग मोटा मोटा समझ में आ गया कि भाई क्या होता है, कोई चीज होती है जिसको हम जोड़ते हैं और उसकी नई रचना करते हैं, एक नया शब्द बनता है जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। भाई इतने सारे शब्द कहाँ से लाएंगे, तो इतने सारे शब्द लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये नए नए शब्द निर्माण होते हैं, जिनसे हम और बहुत सारे शब्द बनाना सीख जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा क्या दे रखी है, जो शब्दांश, शब्दांश, ठीक है, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला देता है, परिवर्तन ला देता है, या विशेषता उत्पन्न करके नए शब्द की रचना करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नए नए शब्द आए हैं। पहला शब्द आया है शब्दांश। शब्दांश क्या होता है, शब्दांश एक पूरा शब्द ना होके एक शब्द का अंश होता है। ठीक है, पूरा शब्द नहीं होता। अब पूरा शब्द, जैसे हम पेन कह रहे हैं, तो पेन एक पूरा शब्द है, इसका कुछ मतलब है, ये पूरा का पूरा एक शब्द है। जैसे हम कह रहे हैं अपमान, तो अपमान क्या है, अपमान तो पूरा एक शब्द है, लेकिन इस अपमान में से अगर मुझे कुछ ऐसा शब्द निकालना हो जिसका कुछ मीनिंग होता है और वो हमको अलग से जोड़ के हम किसी में बनाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जैसे अपमान कहा, तो इसके अंदर जो ये अप है, ये क्या है, ये पूरा एक शब्द नहीं है, क्योंकि आप अप को अलग से लिखो, कुछ मतलब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अप को आप किसी शब्द के साथ जोड़ के फिर लिख रहे हो, तो उसका मतलब समझ में आ रहा है कि भी अपमान यानी कि इंसल्ट। तो यहाँ पर ये जो अप है, ये क्या है, ये शब्दांश है, शब्द का अंश। ऐसे ही हमने वाक्यांश देखा था, तो वाक्यांश क्या होता है, किसी वाक्य का अंश। वाक्य के अंश यानी कुछ भी टुकड़े उठा लो एक सेंटेंस में से, और उसको हम कहते हैं वाक्यांश। जैसे हम कहते हैं कि मैं घर गया, तो घर गया या फिर मैं घर, ये मैं घर जो हमने ले लिया, ये क्या है, एक वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। और ऐसे ही शब्दांश, जिसमें शब्द में से कुछ भी आप निकाल के लिख लो, उसको कहते हैं शब्दांश। तो शब्दांश क्या करेगा, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर। तो उपसर्ग में क्या होता है, किसी शब्द के हम प्रारंभ में जुड़ जाते हैं, जबकि प्रत्यय में क्या होता है, हम किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में कोई शब्दांश जुड़ेगा तो वो कहलाता है प्रत्यय, और शब्द के प्रारंभ में कोई जुड़ेगा तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं, हमेशा किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, और उनसे क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यानी जो भी शब्द होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अपमान है, तो मान था, मान का मतलब हमें पता है किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें हमने क्या लगा दिया, अप लगा दिया, ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया। और बन क्या गया, अपमान से बन गया, मान के अंदर हमने अप लगाते ही वो बिल्कुल ऑपोजिट बन गया और बिल्कुल परिवर्तन हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो उपसर्ग से क्या हो सकता है, हमारे
जो शब्द हैं वो उल्टे भी हो सकते हैं, यानी उनका मतलब पूरा पूरा उल्टा हो सकता है। ठीक है। दूसरा है विशेषता। विशेषता कैसे? जैसे आपने यश लिखा, ठीक है, यश। अब अगर हमने इसमें अप लगा दिया तो क्या बन गया? अपयश। तो ये भी क्या है? ये उल्टा हो गया। विशेषता ला रहे हैं, कुछ हम किसी बात के लिए कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कल, कल की जगह हमने बोल दिया स लगा के बोल दिया सकल, तो सकल मतलब टोटल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक तो हम कल बोल रहे हैं, एक हो गया सकल। तो सकल से क्या हो गया? वो एक नई विशेषता ला दिया कि भाई उसके अंदर एक नई चीज आ गई। अगर हम उपसर्ग की परिभाषा से ही अगर उसकी विशेषता निकालें तो क्या निकल रही है? पहली विशेषता निकल रही है कि जब भी उपसर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा कुछ विशेषता ला देते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जिससे वो थोड़ा सा स्पेशल बन जाता है। तो विशेषता ला देते हैं, या तो क्या कर देते हैं? बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, या फिर कोई अलग ही मतलब निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उपसर्ग से क्या होगा? मान लो कोई एक शब्द है, उस शब्द में आपने कुछ डाल दिया और उससे वो बिल्कुल ही अलग बन गया। तो क्या हुआ? एक शब्द था, उससे हमने कुछ उसके आगे जोड़ के एक नया शब्द बना दिया। तो इस तरह से शब्दों की रचना होती जाती है और हमारे पास क्या आते जाते हैं? बहुत सारे शब्द आते जाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रयोग। योग मीन्स क्या होता है? योग मीन्स टोटल होता है ना। और यहाँ पे क्या है? प्र लगा दिया तो प्रयोग। ये क्या बन गया? एक नया ही शब्द बन गया। योग था और उसके अंदर प्र लगाते ही क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया प्रयोग। बल, बल पावर को कहते हैं सबल। तो यहाँ पर स का मतलब क्या है? सबल, यानी कि साथ में बल, मतलब इकट्ठा एक साथ जब बल आ जाता है, हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, उसको कहते हैं। तो इस तरह से नए नए उपसर्ग लगा के आप नए नए शब्द बनाते हो। लेकिन क्या आप एक ही शब्द के साथ अलग अलग उपसर्ग लगा के अलग अलग मतलब निकालते हो? बिल्कुल निकल सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है हार, ठीक है। अब इसके साथ हार क्या होता है? एक हार तो हम जो हार जाते हैं वो वाला हार होता है, एक हार जो हम पहनते हैं गले में वो वाला हार होता है। तो हार के भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस हार के साथ अगर अलग अलग उपसर्ग लगाएंगे तो उनका मतलब क्या निकलेगा? अलग अलग निकलेगा। जैसे हमने हार के साथ प्र लगाया तो क्या बन गया? प्रहार बन गया। प्रहार मीन्स हम किसी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर इस हार के साथ हम आ लगाते तो क्या बन जाएगा? आहार बन जाएगा, यानी खाना जो होता है उसके लिए हो गया। ऐसे ही इस हार के साथ हम प्रति लगाते तो प्रतिहार हो जाएगा। तो एक शब्द के साथ आप अलग अलग उपसर्ग लगाओगे तो उसका अर्थ भी क्या हो सकता है? अलग अलग निकलेगा, मीनिंग अलग अलग निकलेगा। तो हर एक उपसर्ग का कोई मीनिंग होता है, लेकिन अगर आप उसको अलग से लिखोगे, जैसे आप कहते हो कि चलो प्र को हम लिख दें और प्र में हार लगाते हैं तो हो गया प्रहार। तो इस प्र को अगर आप अलग से लिखोगे तो इसका मीनिंग नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे किसी मूल शब्द के साथ लगाओगे तब जाके इसका कुछ मीनिंग निकलेगा। ठीक है। तो प्रहार ये हो गया हमारा एक सही शब्द जिसमें हमने एक उपसर्ग लगा के लिख दिया। लेकिन इस उपसर्ग को अगर आप अलग से लिखोगे तो उनका मीनिंग नहीं निकलेगा, उनको आपको किसी सार्थक शब्द के साथ जोड़ के ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया उपसर्ग के बारे में। अब हर एक शब्द के अंदर उपसर्ग हो ये भी जरूरी नहीं है, और आपको कई बार ऐसे कुछ चीजें मिल जाएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर उपसर्ग है भी या नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है दुकान, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको अलग करो तो आप अलग कर सकते हो, क्योंकि हमको दिख रहा है एक तो दे रखा है कान, एक दे रखा है दू। तो आपको अगर अलग किया तो आपको अलग करना आ गया कि दू और कान सही तो है, सही बनाया है, लेकिन ये गलत है। इसके अंदर उपसर्ग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को अलग करोगे, चाहे उसको जोड़ोगे, तो मीनिंग वही निकलना चाहिए जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। अब आप इस दुकान का मतलब क्या है? दुकान का मतलब तो शॉप होता है, लेकिन इस दुकान का मतलब क्या हो रहा है? इस दुकान का मतलब हो रहा है कान दू, दू कान मतलब दो कान, ऐसा कुछ आ रहा है। तो कान दो के बारे में थोड़ी बात हो रही है, यहाँ तो दुकान के बारे में बात हो रही है, यहाँ शॉप की बात हो रही है, यहाँ पे कान हमारे कान के बारे में बात हो रही है। तो जब आप किसी चीज को जोड़ रहे हो या उस चीज को अलग कर रहे हो तो दोनों का मीनिंग सेम निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग है तो कुछ और है, जोड़ दिया तो कुछ और ही निकल के आ गया। जैसे हम अपमान के बारे में बात कर रहे हैं कि अपमान, तो मान का मतलब पता है हमें रेस्पेक्ट होता है, अप का मतलब होता है किसी चीज की हम कमी करना, किसी चीज के बारे में हम मनाही करना। तो अपमान को जब आप जोड़ रहे हो तब सेंस निकल रहा है कि भाई मान जो है
उसी के बारे में बात हो रही है कि भाई अप का मान का अपमान, ठीक है। ऐसे ही यश, यश के बारे में भी हमको दिख रहा है कि यश और अपयश, यश मतलब किसी की कीर्ति हो रही है और अपयश किसी की कीर्ति नहीं हो रही है। तो सेंस निकल रहा है कि अलग कर रहे हैं चाहे जोड़ रहे हैं, मीनिंग निकल रहा है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप उपसर्ग डालोगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उपसर्ग मिल जाएगा और कहा जाएगा कि इससे 2 शब्द बनाओ, 3 शब्द बनाओ, या हर एक उपसर्ग से एक एक शब्द बनाओ। तो आपको जब बनाना है, जब आप शब्द बनाओगे तो आप खुद से सेंस करके देखो कि अगर मैं इसको अलग कर रहा हूं या कर रही हूं तो सेम मीनिंग निकल रहा है, जब जोड़ रहा हूं तब सेम मीनिंग निकल रहा है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि जोड़ते और अलग, आपको बस सिर्फ शब्द दिख गया आगे का और बस बना देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको अलग करके भी देखना है, उसको जोड़ के भी देखना है और देखना है कि रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर रिलेट कर रहे हैं दैट मीन्स वो सही बना है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ये हो गया उपसर्ग के बारे में मोटा मोटा। अब देखते हैं उपसर्ग के भेद, कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं जिसमें हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तो तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही तद्भव शब्द होते हैं, विदेशी शब्द भी होते हैं। अब इसी तरह से इन्होंने क्या करे हैं, उपसर्ग भी डाले हैं, यानी शब्दांश भी ऐसे से होते हैं जो संस्कृत के लिए होंगे, कुछ हिंदी के लिए होंगे और कुछ विदेशी भाषा यानी दूसरे देश से आई हुई कोई भाषा होगी, उससे रिलेटेड हमको कुछ कुछ मिलते हैं। तो तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, तत्सम से हमेशा क्या ध्यान रखोगे, संस्कृत से रिलेटेड होंगे। जैसे आप तत्सम शब्द देखिए, अगर लिखा जाता है गांव और एक में लिखूं ग्राम, तो आपको स्टैंडर्ड वाला कौन सा लग रहा है कि जिसमें आपको थोड़ा सा संस्कृत जैसा फील आ रहा है? तो वो फील आ रहा है किसमें से? ग्राम में से। तो ग्राम क्या हो गया? ग्राम हो गया हमारा तत्सम शब्द। तो तत्सम क्या होते हैं? जिसमें थोड़े से संस्कृत जैसा, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला, थोड़ा जैसे ऋषि मुनियों वाली जो लैंग्वेज होती है ना वैसा लगेगा, तो वो होते हैं तत्सम। और तद्भव क्या होंगे? जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वो होते हैं हमारे तद्भव। जैसे पुत्र, तो पुत्र क्या हो गया? तत्सम हो गया। और बेटा बोल रहे हैं, पूत बोल रहे हैं, वो क्या हो गया? हमारे तद्भव हो गए। क्लियर? तो तत्सम और तद्भव ये शब्द आपको क्लियर हो गए। विदेशी, जिसमें विदेशी शब्द होंगे जो किसी और लैंग्वेज से आए होंगे, वो इंग्लिश से हो सकते हैं, उर्दू से हो सकते हैं, फारसी से हो सकते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज से हो सकते हैं। तो तत्सम जिसमें संस्कृत के उपसर्ग होंगे, तो यानी इसके अंदर जो उपसर्ग होंगे वो कैसे होंगे? थोड़े संस्कृत वाले फील आ रहे होंगे। तद्भव में क्या होगा? ऐसे शब्द होंगे जो हिंदी से रिलेटेड लग रहे होंगे। विदेशी क्या होंगे? जिसमें दूसरी भाषा के शब्द होंगे, अब वो कोई भी हो सकते हैं, उसमें तीनों कंबाइंड हैं, उर्दू हो सकता है आपका, फारसी हो सकता है आपका, अंग्रेजी हो सकता है, कोई भी उपसर्ग होते हैं। तो 1 बाय 1 सबको देखते जाते हैं, उनके उदाहरण देखेंगे, फिर लास्ट में हम एक्सरसाइज भी करेंगे। सबसे पहले दे रखा है तत्सम या फिर संस्कृत के उपसर्ग। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में क्या क्या दे रखा है? आपको उपसर्ग भी दे रखा है, उसका अर्थ भी दे रखा है और उसी के साथ साथ उदाहरण भी दे रखे हैं। तो हम 1 बाय 1 सबको समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है उपसर्ग में अति, ठीक है। तो ये क्या है? एक संस्कृत है, संस्कृत का उपसर्ग है। तो अति, अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब बहुत ज्यादा, हर एक चीज की अति हो जाती है, बहुत अधिक हो जाता है, उसको हम अति कहते हैं। तो अति का अर्थ हुआ बहुत या फिर अधिक। अब अति के साथ अगर आपको उपसर्ग से कुछ शब्द बनाना हो तो क्या बना? अतिरिक्त। रिक्त मीन्स क्या होता है? खाली। अति मीन्स एक्स्ट्रा ना, तो बहुत खाली। तो अतिरिक्त मतलब, अब आप खुद से ही अतिरिक्त का मीनिंग समझ में आ गया कि रिक्त मीन्स होता है खाली, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा में खाली है, अतिरिक्त है, तो ये हो गया हमारा अतिरिक्त। तो क्या जस्टिफाई कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अलग करें, इसको जोड़ रहे हैं तो मीनिंग निकल रहा है, कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। ऑपोजिट निकले अलग चीज है, कुछ स्पेशल निकले वो अलग चीज है, लेकिन रिलेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ ही बन रहा हो। नेक्स्ट है अत्याचार। अब यहाँ पे क्या है? अत्याचार। हमको देख के लग रहा है कि इसमें तो अति तो है ही नहीं, लेकिन है। इसमें कौन सी संधि की हुई है? इसमें की हुई है यण संधि। कैसे? हमको क्या दिख रहा है? बीच में या दिख रहा है, तो क्या ये दीर्घ संधि है? नहीं। दीर्घ संधि है तो उससे पहले हमें क्या क्रॉस चेक करना होता है कि यहाँ पर दीर्घ संधि है तो हमको क्या क्रॉस चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर य है। अच्छा, य से पहले कोई आधा है? हाँ है। अगर है तो फिर यहाँ पे हो सकता है क्या होगा? यण संधि होगा। अगर यण संधि होगा तो यण संधि के लिए क्या करेंगे? हम इसको अलग करके देख लेते ताकि हमें पता चल जाएगा। या को अलग किया तो क्या क्या बना? एक तो यहाँ से य और आ बना, आ बनते ही तो हो जाएगा आचार, ठीक है। और य जो है
ये य कैसे बना होगा, ये किसी ई या बड़ी ई या छोटी ई के साथ जुड़ा होगा। तो एक तो अति हम ऐसे लिखते हैं और एक अति हम ऐसे लिख के देखते हैं, कौन सा सही लग रहा है, ये वाला सही है। तो बिल्कुल इसमें कौन सा उपसर्ग डला हुआ है, अति, आचार, अत्याचार। ऐसे ही अतिशय, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी यण संधि है, अति, अंत, अत्यंत। क्लियर। तो ये हो गए हमारे अति से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अप। अप मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, हमको बुरा मान जाना है, किसी चीज को हम हीनता से कहते हैं, वो कहलाता है हमारा अप। तो अप से क्या बना, अपमान, अपयश, अपहरण, अपकर्ष, ये सभी क्या हैं, ये हमारे उदाहरण है अप के। नेक्स्ट है आ। आ क्या होता है, आ मीन्स कि किसी तक या किसी समेत, किसी और ये आ हम कहाँ पढ़ चुके हैं, हम समास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे आ जन्म यानी जन्म तक, आ मरण मरने तक, ठीक है, आरक्षण रक्षा करने तक, ठीक है, आरक्षण मतलब वो रक्षण जो होता है, उसके बाद आरक्षण जो हम बात करते हैं आरक्षण की। आक्रमण, आक्रमण, क्रमण, ठीक है, क्रमण एक मीन्स क्या है, एक क्रम है और उसी के साथ आक्रमण, तो किसी क्रम तक वो चीज करना, वो होता है आक्रमण। आगमन, गमन मीन्स जाना और आ लगाते ही क्या, कहीं जाने तक की ओर या जाने तक के लिए, तब हम यूज करते हैं। तो आ से अगर आप आ उपसर्ग आ जाएगा तो आ से आप बना सकते हो, हाँ आगमन। अब आगमन बना रहे हो तो खुद से सोचना है कि आगमन लिख रहे हैं, तो अगर इसको हम अलग कर रहे हैं तो निकल रहा है क्या, हाँ गमन और आगमन, कि भाई आने के बारे में बात हो रही है, तो हाँ सेंस निकल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है दुस या दुर या दु। ये सभी उपसर्ग भी क्या होते हैं, दुस मतलब किसी चीज के लिए बुरा कहना, हीन कहना, कठिन होना किसी चीज के लिए। दुर मतलब कोई चीज आपको बहुत कठिन हो रही, किसी काम को हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए यूज होता है। तो दुर्गुण मतलब, दुर मतलब बुरे गुण, बेकार गुण, तो हो गया दुर्गुण। दुस्साहस, किसी चीज का हम साहस करते हैं, तो हो गया दुस्साहस। दुर्बल, तो दुर्बल में ये र जो है ये कैसे लगा हुआ है, इस तरह से, दुर्बल, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, निस या फिर निर। निस और निर दोनों का मीनिंग क्या होता है, निस मतलब होता है किसी चीज के बिना, निर किसी चीज का रहित या फिर किसी चीज की मना हो जाती है, तो निर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे निष्काम तो निष्काम हो जाएगा। अब ये स से क्या बना है, ये हमारी व्यंजन संधि है। तो अगर आपने संधि पहले नहीं सीखी होती तो संधि से आपको क्या होता, आपको समझ में ही नहीं आता ये निस और काम से निष्काम कैसे हो गया। तो वो संधि व्यंजन संधि सीखी है, उसी से हमको समझ में आ गया कि हाँ इससे बना है ये नया शब्द। निस्तेज तो निस्तेज, निर्मल, निर्भव, ये सभी क्या हैं, ये सभी निस या फिर निर। अब देखो निस क्या है, निर, तो यहाँ पे निर आ रहा होगा, या निर्भव है तो ये निर के लिए, निर्भव मतलब बिना भय के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से वाले, जिसमें हम संस्कृत। अब आप ऐसे शब्द देख रहे हो, ये सारे शब्द आपको कैसे दिख रहे हैं, ये सारे शब्द आपको संस्कृत वाले फील आ रहे हैं, यानी ये तत्सम शब्द बन चुके हैं। ऐसे ही और भी कौन कौन से हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे अनु, परि, प्रति, प्र, ये सब भी और एक्स्ट्रा उपसर्ग है। जैसे आप अनु, अनु का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं अनुज, अनुराग, तो राग कैसा, अनु छोटा राग, अनुराग। परि, परि से क्या बनते हैं, परि से पर्यावरण, ठीक है, तो परि जमा आवरण, पर्यावरण हो गया, परिवार हो गया, तो ये सभी क्या है, परि से बन सकते हैं। प्रति, प्रति से क्या क्या बना सकते हो, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिक्षण, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी उपसर्ग जिनमें आप बना सकते हो। प्र से कैसे बनाओगे, प्र से प्रहार हो गया, प्रबल हो गया, प्रयोग हो गया, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, जैसे उपसर्ग आते हैं तो आप खुद से सोचो कि इसके साथ कौन से शब्द लगाने हैं जो सार्थक भी होने चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं कुछ भी लगा दो कि प्र के साथ मट लिख दे तो प्रमट लिख दे, नहीं, उसका मीनिंग होना चाहिए। प्रमट क्या होता है, जो भी आप सार्थक शब्द लगा रहे हो उसका खुद का मीनिंग होना चाहिए, तभी वो उपसर्ग बनता है, अदरवाइज वो कुछ भी बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट भी मत करना कि हाँ कुछ नया शब्द बनाते हैं, जो आपको सेलेक्टेड, आपने इतने सारे शब्द देख रखे हैं उसी में से ही आपको बनाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे तद्भव, यानी कि हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कैसे होंगे, इसमें भी आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें आप जब बनाओगे ना उनके उपसर्ग, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे तत्सम वाले, यानी संस्कृत जैसा फील नहीं आ, जैसे अत्याचार, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा आपको तत्सम वाले शब्दों का फील आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा,
फर्स्ट देखते हैं अ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में अगर आप लगाते हो तो उसमें क्या होता है? तो कोई चीज का अभाव लगता है, किसी चीज की कमी लगती है। तो जैसे अभाव या फिर निषेध। अटल, अटल, ठीक है, किसी चीज के लिए हम अटल हैं, किसी चीज को करने के, जो टल नहीं सकता है उसके बारे में कह रहे हैं भाई जो चीज टल नहीं सकती, नहीं टल सकती, निषेध आ रहा है ना, तो वो हो गया अटल। अमार्ग, अमर, जो मर नहीं सकता वो अमर। तो यहाँ पर कैसा फील आ रहा है? नहीं वाला फील आ रहा है कि भाई नेगेटिव। अ से और शब्द कौन कौन से बना सकते हो? जैसे आप सोचो कि चलो हम ये वाला शब्द बना देते हैं अगर, ठीक है, अगर बना देते हैं, तो क्या ये सही शब्द है? तो लगा रहा है, इसको अलग अलग कर देते हैं, एक लगा दिया हमने एक दिया हमने घर। अब इस घर का मतलब क्या होता है? घर तो देखा है, घर थोड़ी देखा है, तो ये घर, ये सही नहीं है। जब ये सही नहीं है तो ये बनेगा ही नहीं, यानी ये शब्द कोई उपसर्ग उपसर्ग वाला है ही नहीं। तो आप यहाँ पे ऐसी चीजों में फंस सकते हो, तो ऐसी चीजों में ना फंसे उसके लिए आपको क्या करना है? जैसे ही आप कोई शब्द बनाते हो उसको फटाफट से अलग करके देख लो कि क्या इनका दोनों का मीनिंग सही निकल रहा है, क्योंकि जब बनाएंगे तब तो हमको लगेगा अरे अगर लिखा हुआ है सही शब्द तो इसमें है, घर है, हो गया सही। लेकिन आपको खुद को देखना है कि अलग अलग करके कोई मीनिंग निकल रहा है। भाई घर का जो मीनिंग है वो आपने कभी देखा है, कभी सुना है, उसका कोई मीनिंग होता है? नहीं होता है, तो उसको छोड़ दो, आप और शब्द देखो कि और किसी से बन सकता है तो वो बना के देखना, ठीक है। जैसे अन, अन का मीनिंग होता है किसी चीज का निषेध, किसी चीज का अभाव होना, किसी चीज की कमी होना। तो जैसे अनपढ़, भाई पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो क्या हो गया? अनपढ़ हो गया, यानी किसी चीज की क्या है? कमी है। किसकी कमी है? पढ़ने की कमी है। अनजान, जानते नहीं हो जिसको, जिसको जानते नहीं हो, जिसका अभाव है कि भाई आप जिसको जानते ही नहीं हो, वो हो गया हमारे लिए अनजान। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते हो, वो क्या हो गया? अनमोल। अनचाहा, जिसको आप चाहते नहीं हो, जो इसको आप पसंद नहीं करते हो, वो क्या हो गया? अनचाहा। अनसुना, जिसको आपने कभी सुना नहीं हो, तो हर जगह क्या आ रहा है? किसी ना किसी चीज का या तो नेगेटिव आ रहा है या किसी ना किसी चीज की कमी आ रही है। तो अन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। तो इस तरह से अब आप सोचो कि मैं अन से अनगढ़ बना दूं, अनमड़ बना दूं, अनमन बना दूं, तो बन जाएगा अनमन, ठीक है, कि भाई अनबन हो सकता है कि बनती नहीं हो, जिससे वो अनबन हो गया। तो ऐसे खुद से बना के देखो, खुद से अलग करके देखो कि सही निकलता है या नहीं निकलता है। नेक्स्ट है नी। नी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का रहित होना, किसी चीज का कमी होना, किसी चीज के नहीं होना, वो कहलाता है नी। नी से निडर, भाई डर नहीं है जिसको, वो हो गया निडर। निहत्या, जिसकी हत्या नहीं की। निठुर, निकम्मा, जो काम करने का नहीं हो, मतलब जिसके अंदर कुछ काम वाम करने का नहीं हो, वो कुछ काम नहीं करता हो, वो क्या हो गया? निकम्मा। नेक्स्ट देखते हैं बिन। अब आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे सारे शब्द कैसे मिल रहे हैं? थोड़े से हिंदी वाले फील आ रहे हैं भाई। अनजान, अटल, अनपढ़, अनसुना, अनमोल, अनचाहा, ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी वाले शब्द लगते हैं, संस्कृत जैसा फील नहीं आता है ना इसमें, तो ये ऐसे शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिन। बिन मीन्स किसी के बिना, किसी के रहित, किसी चीज की कमी होना, ठीक है। बिन मतलब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है, कोई चीज की हमें कमी होती है, जिस चीज की हमको कमी लगती है वो कहलाता है बिन। जैसे बिन ब्याह, ठीक है, बिना ब्याह के ही हो गया। बिन बोले, बिना बोले, ठीक है, बोले बिना ही हो गया। बिन बात, बिना बात के, ठीक है। तो जब हम कोई बात नहीं हो उसके बिना, मतलब कोई बात नहीं हो उसके फालतू उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो बिन बात बोलते हैं ना, मेरे से बिन बात ही गुस्सा हो गई, तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं थी फिर भी गुस्सा हो गई, इस तरह से शब्द क्या कहलाते हैं? बिन। तो यहाँ पे बिन क्या है? किसी चीज का अलग होना, किसी चीज की कमी होना। अब आप बिन को अलग से लिखो, उसका मीनिंग निकलेगा? नहीं। बिन को किसी शब्द के साथ लगाओगे तो उसका एक नया शब्द बनेगा। अगर बिन को अलग से लिखो तो बिन का मतलब क्या? बिन फिर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट गाना भी देखोगे तो तुम बिन, तो तुम बिन के लिए बोले कि भाई तुम बिन, बिन तब आप आ रहा है कि भाई तुम्हारे बिना जो है उसके बारे में बात हो रही है, तो बिन को अलग से बोलो। बिन, बिन का मतलब समझ में ही नहीं आएगा बिन क्या, तो आपको इनके शब्द, इनके साथ कुछ शब्द डालने होंगे तभी आप बोल पाओगे, अदरवाइज इनका खुद का अलग से इसे समझ में नहीं आएगा कि मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट है स या फिर सु। स मतलब क्या होता है? किसी चीज का अच्छा होना, या स का मतलब सहित, स का मतलब होता है सहित, और सु का मतलब होता है किसी चीज का अच्छा होना। जैसे आप बोलते हो सुपुत्र, ठीक है, तो सुपुत्र क्या हो जाएगा? सुपुत्र तो हो जाएगा हमारा किसी चीज के लिए अच्छा। भाई पुत्र कैसा? पुत्र जो हो वो कैसा हो? सु मतलब अच्छा। और स मतलब क्या होता है? समेत, पूरा साथ में। जैसे हमने सकल बोला, सकल हो गया,
सजग हो गया, सपूत हो गया, ये क्या हो गए, ये स मतलब साथ के बारे में बात हो रही है, किसी के साथ, किसी के सहित। और सु मतलब सुजान, जान कैसी भाई, अच्छी जान, सुजान। सुफल, फल कैसा, अच्छा फल, तो सुफल हो गया। ऐसे ही सफल, सफल बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सफल मतलब किसी काम में पूरी तरह से सफल हो गया, सक्सेस हो गया, तो हो गया सफल। तो स मतलब सहित, किसी के साथ, मतलब फल कैसा मिला, पूरा अच्छे से, सारी चीजें अच्छे से होके मिली, तो हो गया वो स के साथ सफल। नेक्स्ट है अच्छा, सु, सु मतलब किसी चीज का अच्छा होना, जैसे सुपुत्र हो गया, और सुपात्र हो गया, ठीक है, सुपात्र, तो सुपात्र भी कैसा पात्र, अच्छा पात्र, सुपात्र। ऐसे ही अन्य उपसर्ग कौन कौन से हैं, ये भी और उपसर्ग हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे भर, भर से क्या बना सकते हैं, भरपेट, भरमार, है ना। तो भर से भी ऐसे शब्द ज्यादा आते हैं जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ जाए कि अच्छा भर से क्या बना सकते हैं। तो भरपेट, भाई पेट कैसा, भरा हुआ। भरमार मतलब कैसे मिल रही है, भरमार मतलब बेशुमार, बहुत सारी चीजें मिल रही है, भर भर के मिल रही है, वैसी भरमार। चौ, चौ मीन्स चार, तो चौरा हो गया, चौमासा हो गया, तो मासा मतलब मास, चौमासा, ठीक है। ऐसे ही चौराहा, राह कौन सी, चार वाली। दू, दू का मतलब क्या होता है, दू मतलब किसी चीज का दुख, मतलब बुरा होना, तो दू से आप बना सकते हो। अभी अभी हमने देखा था, से बना सकते हैं। अध, अध से कैसे बनेगा, अध से बना सकते हो अधमरा, ठीक है। अध जला, भाई जला हुआ कैसा, आधा जला हुआ, तो ये हो गया अध से। सम, सम से बना सकते हैं, सम से आप बना सकते हो समतल, ठीक है, तल कैसा है भाई, समतल। तो इस तरह से आपको खुद को ऐसे बहुत सारे उपसर्ग देख के कम से कम 2-2 प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव बने, आपको समझ में आए कि हाँ ऐसे कौन कौन से उपसर्ग से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, जो सार्थक भी होने चाहिए, उनका मीनिंग भी सही निकलना चाहिए, और जब आप उसको बनाओ तो आपको फील आना चाहिए कि हाँ जैसा लिख रहे हैं, जब उसको जोड़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही मीनिंग निकल रहा है। अब जैसे हमने समतल बोला, तो सम मतलब क्या होता है, समान। तल मतलब जो तल होता है उसके बारे में बात हो रही, सरफेस के बारे में। तो समतल यानी बिल्कुल प्लेन की बात हो रही है। जब बोल रहे हैं, जब अलग कर रहे हैं, दोनों का मीनिंग सिमिलर लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दूसरी जगह से, कोई दूसरी जगह से, दोनों सेम लग रहे हैं, तो ये होता है हमारे उपसर्ग। नेक्स्ट आता है विदेशी या फिर आगत उपसर्ग। आगत क्यों कहा है, आगत मतलब कहीं और से आए हुए हैं, हमारे नहीं है, कहीं और से, मतलब किसी और भाषा से आ गए, किसी और भाषा से आ गए, ऐसे दूसरी जगह से आए हुए शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं आगत उपसर्ग, या फिर जिनको हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं। क्या होते हैं ये, हिंदी में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आ गए हैं, जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग बाहर से आए हुए हैं, फिर शब्द हैं, उन शब्दों के साथ जोड़ के हमने क्या कर दिया, एक नया ही शब्द बना दिया, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये शब्द हमारे विदेशी उपसर्ग होंगे, ऐसे शब्द कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे उर्दू और फारसी के उपसर्ग, नेक्स्ट हम देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो 1 बाय 1 लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उर्दू के। उर्दू और फारसी के कैसे होते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे दिख ही रहा है कि बहुत अलग सा ही शब्द है। क्या शब्द दे रखा है, एन, ठीक है। एन का मतलब होता है ठीक या फिर सही। तो अब से पहले हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे एंड वक्त पे पहुंच गई, मैं एंड वक्त पे पहुंच गई। एंड नहीं होता, एन होता है, एन वक्त पे, ठीक है। तो यहाँ से अब से ये प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी गलत है तो उसको ठीक कर लेना, एंड नहीं होता है, एन होता है, एन वक्त पे। तो यहाँ पे एन क्या है, एक उपसर्ग है, वक्त मतलब हमारा टाइम। तो टाइम पे कैसे, भाई बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गई, फिक्स टाइम पे पहुंच गई, ऐसा बोल रहे हैं, तो एन वक्त हो गया। एन मौका, मौके पे मतलब बिल्कुल सही टाइम पे, सही मौके पे मिल गई, तो हो गया एन मौका, ठीक है। तो इस तरह से एन मौका लगाएंगे। नेक्स्ट आता है कम। कम मतलब किसी चीज की कमी होना, है ना, किसी चीज को हमको थोड़ा सा कम होना, किसी चीज का हमें हमेशा ऐसा लगना कि ये चीज हमारे लिए बहुत कम है, यानी जरूरत जितनी नहीं है, उसको कहते हैं हम कम या फिर थोड़ा या हीन। कमजोर कैसे हो भाई, कमजोर हो मतलब आप कोई काम जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हो, जोर जो है वो कैसा है आपका, कम है, इसलिए आप उसको कमजोर कह रहे हो। कम अव्वल कैसे हो भाई, अव्वल तो हो लेकिन कम हो, यानी ज्यादा अव्वल नहीं आते हो। कम कीमत, कीमत कैसी है, कम है, ज्यादा कीमत नहीं है, कम है, तो यहाँ पर भी क्या है, कम कीमत, कम प्राइस, थोड़ा प्राइस, उसके लिए बोल रहा है। कम खर्च, खर्च कैसा, कम होना। तो ऐसे जितने भी शब्द है, अब यहाँ पे
ये कम जो है ये क्या दिख रहे हैं, ये बहुत अलग से शब्द दिख रहे हैं ना। इससे पहले हमने कैसे देखे थे, हमने शब्दांश देखे थे, आ देखा था, अ देखा था, दू देखा था, दुर देखा था, ऐसे शब्द देखे थे। लेकिन ये वाले शब्द थोड़े से अलग हैं और ये हमको दिख भी रहे हैं कि हम जब ये ऐसे शब्द बोलते हैं तो हमारी शुद्ध हिंदी जैसे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम किसी और भाषा के शब्द बोल रहे हैं। नेक्स्ट है गैर। अब गैर से क्या, गैर मतलब किसी के बिना, किसी के बिना जब हम बात करते हैं उसे हम गैर कहते हैं। गैर जिम्मेदार या रहित, किसी चीज की कमी होती है उसके लिए तो गैर जिम्मेदार। भाई आप जिम्मेदार कैसे हो, जिम्मेदार रहित हो, मतलब आपको जिम्मेदारी नहीं है तो गैर जिम्मेदार हो गया। गैर सरकारी, भाई सरकारी नहीं है तो गैर सरकारी हो गया। गैर हाजिर मतलब मेरे जब मैं थी नहीं उसके बाद वो जो चीज़ आई, किसी की चीज़ मतलब किसी का होना नहीं होना के बराबर है। हाजिर मतलब होता है कहीं आप होते हो, ठीक है। गैर मतलब आप हो ही नहीं वहाँ पर, तो ये हो गया गैर हाजिर। तो ऐसे सारे शब्द हम हिंदी में नहीं बोलते हैं, हम इनको किसे बोलते हैं, हम इनको उर्दू बोलते हैं। मेरी गैर हाजिरी में इस तरह से हुआ, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये हमारे उर्दू वाले शब्द हैं। नेक्स्ट आता है ना। ना मीन्स नहीं, ठीक है। इससे पहले हमने न भी देखा था, ये है ना। ना मीन्स नहीं, नालायक, भाई जो लायक नहीं होता है उसको नालायक बोलते हैं। ऐसे ही ना समझ, भाई समझ नहीं है तो ना समझ हो गया, मतलब समझ की कमी होना, समझ नहीं होना। नादान कैसा है भाई, नादान है, इसको कोई चीज का ज्ञान नहीं है, नादान है। नाबालिग, बालिग लेकिन नाबालिग है तो ये हो गया नाबालिग। बे, बे का मतलब क्या होता है, बे का मतलब होता है अभाव या फिर रहित, किसी चीज का अभाव होता है उसको बे कहते हैं। जैसे बेशरम, भाई शर्म कैसी है ही नहीं, बेशरम है, ठीक है। नेक्स्ट है बेकसूर, कसूर ही नहीं है तो वो हो गया बेकसूर। बेदाग, दाग ही नहीं लगा है, बिल्कुल पाक साफ हो तो बेदाग हो गया। बेहोश, होश ही नहीं है, ठीक है, होश ही नहीं है तो बेहोश हो गया। ऐसे ही बहुत सारे और भी शब्द बना सकते हो। तो ये बे मीन्स, बे का अब आपको ये पता होना चाहिए कि बे का मीनिंग क्या होता है। बे का मीनिंग होता है किसी चीज के बिना, किसी चीज का रहित होना। बा, बा मतलब होता है किसी के साथ, बे अभाव, बा मीन्स किसी के साथ, किसी के मतलब किसी के साथ कंबाइंड करके अगर आप किसी चीज की बात करते हो उसको कहते हैं बा। तो बा के साथ जैसे बा इज्जत, भाई कैसे लेकर आओ, इज्जत के साथ लेकर आओ उसे, बा इज्जत, इज्जत नहीं है ना, इज्जत, ठीक है। नेक्स्ट है बावजूद, वजूद कैसे, बावजूद यानी उसके बावजूद, मतलब उसके बिना, बावजूद बोलते हैं जैसे बावजूद मेरे ये चीज कही गई, तो किसी चीज के बारे में कैसे कि भाई उस चीज, भाई जो चीज थी उसके साथ मेरे बारे में कहा गया वो चीज हो गई। बाअदब, भाई अदब कैसा, अदब के साथ, किसी चीज को हम अदब के साथ लेकर आ रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ लेकर आ रहे हैं तो बाअदब। तो अदब हमारे मैनर्स हो गए और बा लग के क्या हुआ, मैनर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बिला। बिला मतलब किसी चीज के बिना या किसी चीज के बगैर। हम बोलते हैं हमेशा बिना वजह, बिना वजह, बिना वजह, बिना नहीं होता, बिला होता है, ठीक है। तो अब से पहले अगर गलत बोलते होंगे तो अब नहीं बोलना है, बिला होता है, बिना नहीं। तो बिला वजह ये हो गया। बिला कसूर, भाई कसूर के बिना। तो ये सारे शब्द कहलाते हैं हमारे कौन से वाले, जिसमें हम विदेशी उपसर्ग होंगे। विदेशी मतलब कि दूसरी भाषाओं से वो शब्द लाए गए हैं और फिर उसको मूल शब्दों के साथ जोड़ के उनको नए शब्द बना दिया। अब देखो कसू, इज्जत, ये सॉरी इज्जत जो है ये हम बोलते हैं, लेकिन इसके साथ बा लगा के एक नया शब्द बनेगा बा इज्जत, तो ये थोड़ा सा अलग वाली चीज का फीलिंग दे रहा है। दाग, हम बोलते हैं दाग, दाग है ना, जिस भी चीज पे निशान लग जाता है दाग लग जाता है। जैसे चिन्ह होता है, चिन्ह का हम दाग बोल देते हैं, निशान होता है उसको हम दाग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो दाग है लेकिन इसमें बे लगा के बेदाग बना दिया और ये एक नया शब्द बन गया, ठीक है। तो ये नए नए शब्दों की रचना है। नेक्स्ट आता है अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी उपसर्ग क्या होंगे, जिसमें कुछ उपसर्ग जो होंगे वो कैसे होंगे, इंग्लिश वाले होंगे, मतलब उसमें इंग्लिश वर्ड्स होंगे, उनका आप हिंदी में कुछ नहीं बता सकते हो। ऐसे कौन कौन से, जैसे सब, सब से क्या होता है, सब का मतलब होता है ऊपर, मतलब जो ऊपर की तरफ हो। तो सब इंस्पेक्टर हो गया, सब इंचार्ज। आप सब इंस्पेक्टर का कुछ और बनाओ, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बनेगा। तो ऐसे शब्द भी हैं जो एज इट इज यूज किए जाते हैं, है तो इंग्लिश के लेकिन इनको एज इट इज हिंदी में यूज किया जाता है और उनका आप शुद्ध हिंदी नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट है हेड। हम बोलते हैं ना हेड मास्टर, तो हेड मास्टर क्या होता है, प्रधानाचार्य होते हैं। हेड मास्टर, हेड इंचार्ज, हेड बॉय, हेड गर्ल, स्कूल में बनाते हैं ना हमको हेड बॉय हेड गर्ल,
तो ये क्या होते हैं, हेड मीन्स होता है किसी चीज़ का मुखिया होना। तो जैसे पूरे क्लास में होते हैं हेड गर्ल, यानी कि पूरी स्कूल की एक हेड गर्ल होती है, उसी के ऊपर सारा रखा जाता है। जैसे आप पहले प्रेसिडेंट होता था, कभी कभी हेड गर्ल भी बनाते हैं, ऐसे डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है चीफ। चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य। तो चीफ मिनिस्टर हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी हो सकता है। तो ये क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी वाले हैं। चीफ को आप अंग्रेजी में ही यूज़ कर रहे हो, बोलते भी इंग्लिश में चीफ हो, और हिंदी में भी उनको आप चीफ करके यूज़ करके अपने शब्दों में डाल रहे हो। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे उपसर्ग हैं जिनको आप यूज़ करते हो अपनी भाषा में और नए नए शब्द बनाते हो। तो क्या क्या समझा आज हमने उपसर्ग को पूरा, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको समझा। लेकिन ध्यान हमेशा क्या रखना है, उपसर्ग बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन गलती कहाँ होती है, गलती जब हम उसके शब्द बनाते हैं ना उपसर्ग से, वहाँ पर हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हम कुछ भी बना देते हैं। जैसे मैंने अगर बोला या मैंने दुकान वाला शब्द बोला, ये हम लिख तो देंगे, लेकिन लिखने के बाद इसको आप सही से अगर आप इसे अलग कर नहीं पाओगे तो वहाँ पे गलती हो जाएगी और वो आपका पूरा शब्द गलत हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी उपसर्ग से कोई भी शब्द बनाओ या किसी शब्द से अगर उपसर्ग निकालो, शब्द से उपसर्ग निकालना तो बहुत ईजी हो जाता है, उपसर्ग से शब्द बनाना थोड़ा सा टफ होता है। तो वही आपके एग्जाम में आता है। तो उपसर्ग से शब्द बनाना हो तो जब भी शब्द बनाओ उसको अलग करके भी देखो, उसको जोड़ के भी देखो, और देखो कि सही सेम वाला फील आ रहा है, मतलब जैसा हमने लिखा है वैसा फील आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस आप बिल्कुल ठीक हो, नहीं आ रहा है तो उसको, और बहुत सारे वर्ड्स हैं उनको सोचो और फिर उसके बाद लिखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ी सी छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो शब्द बनाने हैं। दो से 3 भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है ला से क्या बना सकते हो, ला से हम बना सकते हैं लाजवाब। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, लापरवाह। भाई परवाह नहीं है इसलिए लापरवाह बोल रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है प्रति से क्या बना सकते हैं, प्रतिदिन बना सकते हैं एक तुम, और क्या बना सकते हैं, प्रत्येक बना सकते हैं। अच्छा प्रत्येक सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। प्रति जमा एक प्रत्येक हो जाएगा, तो ये प्रति इसमें उपसर्ग है। स से क्या बना सकते हैं, स से हम सकल लिख सकते हैं, स से हम सबल भी लिख सकते हैं, स से हम सपूत भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, सपूत भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है परी से अभी भी हमने डिस्कस किया था। परी से क्या बना सकते हैं, परिवार और परिचायक या परिचालक, जो आप बोलते हैं परिचालक बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ना से क्या बना सकते हैं, ना समझ, और क्या बना सकते हैं, नादान बना सकते हैं। ऐसे ही अभी से क्या बना सकते हैं, अभिमान बना सकते हैं। और बना सकते हैं अभ्युदय बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी यण संधि है, अभि जमा उदय, अभ्युदय। नेक्स्ट है अधि से क्या बना सकते हैं, अधिकार बना सकते हैं। और क्या बना सकते हो, अधिशासन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक उपसर्ग से तीन शब्द बनाने को मिल सकते हैं, या फिर एक उपसर्ग से एक शब्द बनाने को मिल सकता है। जैसे यूपी बोर्ड में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पे क्या आते हैं, कुछ 6-7 उपसर्ग दे देंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन्हीं 3 उपसर्ग से आपको 3 शब्द बनाने हैं। तो हर एक उपसर्ग से आपको एक शब्द बनाना होगा। एक बना दिया सही से, हो गए आपके 1 मार्क्स कंप्लीट। तो ऐसे 3 उपसर्ग से मिल जाता है, ऐसे 3 प्रत्यय से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द देखने। अब आप जल्दी लिखते समय आप कई बार हो सकता है कि मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए फटाफट से अलग अलग करके भी देख लेना। भाई ला जवाब है जिसका जवाब नहीं है, लापरवाह जो परवाह नहीं करता है, प्रतिदिन प्रत्येक। तो इस तरह से अलग करके भी देख लेना ताकि आपने जो बनाया है वो सही से समझ में आ रहा है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो आई होप आपको उपसर्ग बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते समय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या सीखेंगे, प्रत्यय सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।